नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन महुआ से मैं महाराज खान, प्राध्यापक शिक्षक शिक्षा संकाय, आप लोगों की ऑनलाइन स्टडी हेतु ही कंटेंट लेकर उपस्थित हूँ। आज दिनांक 5 मई 2020 को बीएड प्रथम वर्ष हेतु विषय साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के टॉपिक मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन के पार्ट 6 को लेकर, जिसमें स्टडी टॉपिक है फैक्टर्स मेंटल हेल्थ एंड आइए इन पर आज अध्ययन करें। आइए आज बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बाधक तत्व, फैक्टर्स हिंडरिंग मेंटल हेल्थ, यानी वे तत्व जो मानसिक स्वास्थ्य के सामने बाधा उत्पन्न करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बने रहने में बाधा उत्पन्न करते हैं, वो कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। देखिए, शिक्षा या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में देखें तो 3 ध्रुव पाए जाते हैं शिक्षा के। एक पाठ्यक्रम है, एक शिक्षक है, एक शिक्षार्थी है। पाठ्यक्रम जिसकी समृद्ध शब्दावली हो, संगठित वाक्य प्रणाली हो, जिसका एक संगठित विषय वस्तु हो, ये उस पाठ्यक्रम की प्रकृति कहलाती है। लेकिन इसमें जो 2 दूसरे ध्रुव हैं, एक शिक्षक एक शिक्षार्थी, ये वास्तव में मानव हैं, मनुष्य हैं। इनके कई पक्ष हैं। इनका अगर एक शारीरिक पक्ष है जिसमें उनकी शारीरिक काया के साथ साथ भाषाई व्यवहार भी शामिल हैं, और भाषाई व्यवहार में आकर्षण, भाषा, शब्दों का प्रयोग करने का तरीका, सारी चीज़ें शामिल होने के साथ साथ इन सब पर नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क भी है, यानी एक मानसिक पक्ष है। तो इन दोनों ध्रुवों के, हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ अध्यापक के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बाधक तत्वों का अध्ययन करना है, लेकिन यहाँ पर मैं दोनों ध्रुवों की बात करता हूँ। यहाँ पर मैं अध्यापक की बात भी करता हूँ और यहाँ पर विद्यार्थी की भी बात करता हूँ। तो कौन कौन से बाधक तत्व हैं? तो यहाँ मुख्यतः वही चीज़ें सामने आती हैं जो पहले हैं। चूँकि जिन चीज़ों से मैंने बार बार कहा है, आप लोगों को कक्षाओं में भी बताया है कि जिन चीज़ों से किसी वस्तु का निर्माण होता है, वही कंपोनेंट, वही वस्तुएं उसको प्रभावित करने वाले कारकों में भी आती हैं, वही वस्तुएं उसके उन्नत करने वाले कारकों में भी आती हैं, और वही वस्तुओं को हम उनके बाधक तत्वों में भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य के बाधक तत्व 3 प्रकार के आपके सामने आते हैं। पहला है वंशानुक्रमीय बाधक तत्व, दूसरे हैं पर्यावरणीय बाधक तत्व, और तीसरे हैं अन्य बाधक तत्व। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वंशानुक्रमीय बाधक तत्व। यदि कोई शिक्षक अथवा छात्र वंशानुक्रमीय कारणों से शारीरिक रूप से सुंदर ना हो, औसत लंबाई, कद काठी, शक्ल सूरत उसकी अच्छी ना हो, वो शरीर से दुबला पतला, उसका शरीर बेढंगा सा लगता हो, या कोई अंग भंग हो, तो ये सारी चीजें प्रत्यक्षता सामने वाले पर सीधा प्रभाव डालती है, जिसके कारण से वो तमाम अर्जित विशिष्ट गुणों को रखते हुए भी उन कमियों को पूरा नहीं कर पाता है। इस कारण से वो समस्त विशिष्ट गुण होने के बाद भी उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और ये चीज उसके मानसिक स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करती है। अब बात करते हैं पर्यावरणीय बाधक तत्वों में। तो पर्यावरणीय बाधक तत्वों में तो हम बात करेंगे कि पर्यावरण में तो उसके जो भी
आसपास मौजूद है। मुझे एक परिभाषा याद आती है अल्बर्ट आइंस्टीन की। उन्होंने कहा था मेरे अलावा मेरे इर्द गिर्द जो कुछ भी है वह मेरा पर्यावरण है। तो उसमें परिवार भी है, समाज भी है, विद्यालय भी है, आसपास पड़ोस भी है, ये सारी चीज़ें उसके पर्यावरण में शामिल है। तो पर्यावरणीय बाधक तत्वों में सबसे पहले परिवार का पर्यावरण। देखिए, शिक्षक हो या छात्र हो, उसका विद्यालय और विद्यालय के अतिरिक्त जो भी समय अधिकतम बीतता है वो परिवार में बीतता है। तो यदि किसी परिवार का पर्यावरण प्रेम, सहानुभूति और सहयोग रहित होता है, आप उनके परिवार के बीच आपसी मनमुटाव, टकराव होते हैं, परिवार में हर समय कलह रहती है, तो इन सब कारणों के कारण, चूंकि शिक्षक की दृष्टि से देखें तो पारिवारिक पूरी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती हैं, वो एक शिक्षक भी है और एक परिवार का मुखिया भी है। अब वहीं अगर छात्र को देखें तो वो उस परिवार के गमले रूपी परिवार में एक अंकुरित नया पौधा है जिस पर बाहरी वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ना है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो तनावग्रस्त रहने लगते हैं, चाहे वो शिक्षक हो या छात्र हो, और उनके मानसिक संतुलन बिगड़ने लगते हैं। मैंने अपने अध्यापन काल में कई ऐसे बच्चों का सामना किया है जो शारीरिक रूप से बड़े हष्ट-पुष्ट रहने के बावजूद भी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर मिले हैं। इसका कारण जब मैंने पता लगाया उसके पीछे, तो उसका कारण यही निकला कि उनके परिवार का माहौल या तो भयपूर्ण था, तनावपूर्ण था, कलहपूर्ण था। इस कारण से उनके अंदर ये चीज़ें पनप आ गई। अब बात करते हैं विद्यालय के पर्यावरण की। एक शिक्षक या छात्र की बात करें तो उसका परिवार के अतिरिक्त अधिकांश समय जो व्यतीत होता है वो विद्यालय में व्यतीत होता है। तो विद्यालय में छात्र का सामना एक नए समाज से होता है, विभिन्न प्रकार के बच्चों से होता है, विभिन्न प्रकार के अध्यापकों से होता है, अलग अलग समाज से आए हुए अध्यापकों के साथ उसका मेलजोल बढ़ता है और छात्रों के साथ, सहपाठियों के साथ भी। इसके बाद शिक्षक की बात करें तो उसका भी सामना नए नए विद्यार्थियों से आए दिन होता है, नए नए शिक्षकों से, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से आए हुए शिक्षकों, विभिन्न सामाजिक स्तरों से आए शिक्षकों से होता है। तो चाहे शिक्षक की बात करें चाहे छात्र की बात करें, विद्यालय में सहपाठचारी क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए या करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता से होती है। इसके अलावा विद्यालय के शिक्षक हर समय किसी न किसी मानसिक तनाव से जरूर गुजरते हैं, चाहे वो वेतन से संबंधित हो, सेवा शर्तों से संबंधित हो, या शिक्षक का शिक्षक से किसी प्रकार का आपस में जो कंपटीशन होता जन्म लेता है वो हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसको धीरे धीरे हीन भावना की ओर, तनाव की ओर ले जाती हैं। इसके अलावा अगर छात्रों की बात करें तो छात्रों के सामने विभिन्न प्रकार के समाज से आए लोगों की दिनचर्या को देखकर, शिक्षक के उसके साथ किए गए व्यवहारों के देखकर भारी पाठचर्या का बोझ आदि, तथा वो अपने आप को उस शैक्षिक एवं भौगोलिक पर्यावरण में समायोजित न कर पाने के कारण तनावग्रस्त रहता है और धीरे धीरे वो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। समाज के पर्यावरण की बात करें तो समाज के वर्ग भेद एवं विभिन्न प्रकार की अन्य चीज़ों का आए दिन सामना करना पड़ता है। मानसिक सामाजिक स्तर, वर्ग स्तर, आर्थिक स्तर, इन सारी चीज़ों का सीधा सीधा प्रभाव मानसिक स्तर पर पड़ता है। तो इस कारण से भी मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति, बालक अथवा शिक्षक तनावग्रस्त रहने लगते हैं। अन्य बाधक तत्वों में शिक्षक अथवा बालक का शारीरिक स्वास्थ्य, अगर शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। किसी प्रकार की दुर्घटनावश शारीरिक विकलांगता आने पर भी जो भेदभाव का सामना करना पड़ता है उसके कारण मानसिक तनाव पैदा होता है, और किसी प्रकार की मानसिक या मनोवैज्ञानिक कमी के कारण भी मानसिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को आखिर उन्नत कैसे बनाया जाए। हाउ टू रीप ए गुड मेंटल हेल्थ एंड हाउ टू fostering the mental health with the help of some measures
कुछ नियमों की सहायता से हम इसको बेहतर बना सकते हैं। तो मैंने बार बार कहा कि जो कारक प्रभावित करने वाले होते हैं उन्हीं कारकों पर अगर नियंत्रण किया जाए तो वही उसको उन्नत बना सकते हैं। जैसे कि एक मकान को बनाने में जो कंपोनेंट यूज होते हैं, ईंट होती है, बालू होती है, सरिया होता है, सीमेंट होता है, कंक्रीट होती है, अगर इनके बनाने में जो रेशियो मिलाया जाना है उसमें कमी कर देंगे तो मकान कमजोर बनेगा, और अगर उसी रेशियो को बनाए रखेंगे तो मकान मजबूत बनेगा। उसी प्रकार जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं अगर उन्हीं को सही प्रकार से नियंत्रित कर लिया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप उसको उन्नत बनाया जा सकता है। तो आज बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने वाले उपाय। सबसे पहले है वंशानुक्रमीय तत्वों पर नियंत्रण करके। वंशानुक्रमीय तत्वों पर नियंत्रण करके हम इसको उन्नत बना सकते हैं। अब कैसे नियंत्रण करना है? देखिए, हम जानते हैं कि व्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभाव उसके पारिवारिक पर्यावरण का वंशानुक्रमिक तत्वों का पड़ता है विकास पर, चाहे उसका शारीरिक विकास देखें चाहे उसका मानसिक विकास देखें। तो हमें करना क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें ऐसे, ये आपने एक बायोलॉजी की 2 शाखाएं पढ़ी होंगी, यूजेनिक्स और यूथेनिक्स। या तो जन्म के बाद अच्छा वातावरण दिया जाए या फिर जन्म से पूर्व ही नियंत्रण किया जाए कि अच्छे ट्रेड्स ही आगे आए। तो सीधी और सपाट बात यह है कि ऐसे मौके मिलने चाहिए माता और पिता को, या माता के जो पितरैक हैं, पितरैकों पर ऐसा कंट्रोल होना चाहिए कि स्वस्थ संतानें ही अस्तित्व में आए, यानी वो फिजिकल रूप से और मेंटली रूप से, दोनों रूप से वो स्वस्थ हों। चलिए अब बात करते हैं पर्यावरणीय तत्वों पर नियंत्रण। ये नियंत्रण बड़ा आसान है क्योंकि वंशानुक्रमीय तत्वों पर नियंत्रण करना तो बड़ा कठिन है। ये जब पता चलेगा तभी इस पर नियंत्रण कर पाएंगे। लेकिन पर्यावरणीय तत्व हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध रहते हैं और इन पर अगर हम नियंत्रण कर लेंगे तो सारी चीज़ें नियंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे पहले है पर्यावरणीय तत्वों में परिवार के पर नियंत्रण, यानी परिवार में उसके पर्यावरण को सुधारें। ठीक है, सभी लोग प्रेम पूर्वक रहें, सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम, सहानुभूति, सहयोगपूर्ण व्यवहार करें, परिवार में कम से कम कलह एवं तनाव रहे, इससे सभी लोग धैर्यवान हों, सहनशील हों। ये सारी चीज़ें अगर सामने प्रस्तुत की जाएंगी तो शिक्षक जो कि परिवार का मुखिया है या एक छात्र जो कि परिवार में एक अंकुरित नया पौधा है, सबका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विद्यालय के पर्यावरण में, विद्यालय की देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारा पॉजिटिव पॉइंट होता है कि विद्यालय के जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो प्रायोजित होती हैं। तो जहाँ पर प्रायोजित चीज़ें होती हैं जिनको वो कंट्रोल्ड की जा सकती हैं, तो विद्यालय की अपनी सीमाएं होती हैं, विद्यालय का अपना एक कार्यक्रम होता है, टाइम टेबल होता है। विद्यालयों में सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सारे व्यवहारों को, विद्यालय के भौतिक पर्यावरण को, विद्यालय के शैक्षिक पर्यावरण को, शिक्षकों को, छात्रों को, सभी लोगों को एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। तीसरा है समाज का पर्यावरण। समाज वही है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है और उसी में उसको जीवन व्यतीत करना होता है। तो सीधी और सपाट बात है कि हमें सबसे पहले समाज, चूंकि हमें कभी कभी समाज को चयन करना पड़ता है और कभी कभी हमें चयनित समाज चयनित करता है, तो हमें उस समाज के साथ अपने व्यवहारों को नियंत्रित करना है। अगर भूलवश ऐसा समाज आपके सामने उपस्थित है या आपकी जो नियंत्रण में नहीं है, जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो अपने व्यवहारों को, अपनी सामाजिक गतिविधियों को आपको नियंत्रित करना होगा ताकि आपके ऊपर, आपके आने वाली जनरेशन पर उसका प्रभाव ना पड़े। और अगर आपके अनुकूल समाज है तो उसको और बेहतर बनाकर, उसके साथ और बेहतर व्यवहारों को निभाकर आप उस समाज को बेहतर बना सकते हैं, उस समाज के स्तर को अच्छा बना सकते हैं। तो इससे खुद शिक्षक के ऊपर और छात्र के ऊपर पॉजिटिव जो असर है वो जाएगा और उससे सबको फायदा होगा। धन्यवाद। साथ में अन्य उपाय में
100 बीमारियों की एक दवा है। अगर आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो सीधी और ये बात है कि आप नियम अपनाएं, दिनचर्या को व्यवस्थित करें, नेगेटिव और नकारात्मक विचारों को अपने पास ना आने दें, सकारात्मक विचारों को अपने पास लाएं, उनमें वृद्धि करें, हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करें, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। इसके लिए सबसे अच्छा है कम से कम दिन में 10 मिनट योग करें सुबह के समय। नियमित दिनचर्या रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और सकारात्मक रहें। धन्यवाद।